नमस्कार। मैं नंदराम पालीवाल से आचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो में वो राजा राम मोहन राय के प्रमुख राजनीतिक विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उनके प्रमुख राजनीतिक विचारों पर चर्चा करने से पहले राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ संक्षिप्त सा परिचय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आधुनिक भारत में समाज सुधार और राजनीतिक जागरण के कर्णधारों में राजा राम मोहन राय का नाम अग्रणी है। उनका जन्म बंगाल के राधानगर में एक धार्मिक परिवार में हुआ था। उन्होंने अनेक भाषाओं का अध्ययन किया। अंग्रेजी और संस्कृत के अतिरिक्त उन्होंने अरबी और फारसी भाषाओं पर भी अच्छा अधिकार कर लिया। उनकी रुचि प्रारंभ से ही विश्व के विभिन्न धर्मों के सिद्धांतों की गंभीर गवेषणा में करने में थी। उन्होंने इस्लाम और ईसाईयत, बौद्ध धर्म इत्यादि का गहरा अध्ययन किया। हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथों, उपनिषदों तथा अन्य धर्म शास्त्रों का भी उन्होंने गंभीर अध्ययन किया। धर्म में राजा राम मोहन राय की रुचि एक अनुयायी के रूप में नहीं, अपितु एक बुद्धिवादी अध्ययनकर्ता के रूप में थी। जिन धर्मों का उन्होंने अध्ययन किया, उनके सिद्धांतों का बुद्धि और तर्क के आधार पर विश्लेषण और परीक्षण करने में उनकी गंभीर रुचि रही। विभिन्न धर्मों के अध्ययन और उनके प्रति बुद्धिवादी आग्रह के कारण धार्मिक सहिष्णुता, उदारता और प्रत्येक धर्म के अच्छे लक्षणों को स्वीकार करने की तत्परता उनके व्यक्तित्व के सहज लक्षण बन गए थे। राम मोहन राय केवल एक अध्ययनकर्ता ही नहीं थे, उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों, कुरीतियों और अंधविश्वासों के निराकरण के लिए गंभीर प्रयत्न किए। सती प्रथा के विरुद्ध जन जागृति के वे अग्रदूत थे। सती प्रथा के उन्मूलन के अतिरिक्त उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के अधिकार, विधवाओं के पुनर्विवाह, पर्दा प्रथा के विरोध आदि के लिए समाज को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1828 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज के माध्यम से उन्होंने भारतीय अद्वैतवादी दर्शन को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। साथ ही अपने कार्यों और आचरण द्वारा यह सिद्ध किया कि धार्मिक पुनरुत्थान, समाज सुधार के जागरूक प्रयत्न और राजनीतिक चेतना एक दूसरे के पूरक और सहगामी है। राजा राम मोहन राय के विचार उनके जीवन और चिंतन की पद्धति पर बाल्यकाल से ही पड़े प्रभावों से निर्धारित हुए थे। प्रारंभ से ही धर्म के प्रति उनकी जिज्ञासा दृष्टिकोण ने उन्हें इस्लाम, ईसाईयत और हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों के प्रति आकृष्ट किया। अनेक धर्मों के अध्ययन का सहज परिणाम यह हुआ कि वे धर्म के प्रति एक संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं रख सके। भारतीय समाज में विद्यमान विकृतियों, आडंबरों और अंधविश्वासों ने उन पर नकारात्मक प्रभाव डाला। भारतीय समाज की इन कुरीतियों को उन्होंने धर्म और आध्यात्मिकता का निषेध माना। भारतीय समाज की विकृतियों की आलोचना करने के लिए उन्होंने भारतीय धर्म ग्रंथों की जो मौलिक व्याख्याएं की, वे उन पर धर्म और सामाजिक परिस्थितियों के सम्मिलित प्रभाव का परिणाम थी। 1809 से 1814 की अवधि में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में उन्हें अनेक अंग्रेजों के निकट संपर्क में आने का अवसर मिला। इस अनुभव ने उन्हें अंग्रेजी रहन-सहन और जीवन पद्धति को अधिक समझने का अवसर मिला और वे यह निष्कर्ष निकाल सके कि भारत में ब्रिटिश संपर्क के राजनीतिक व आर्थिक परिणाम चाहे उतने सुखद न रहे हों, ब्रिटिश संपर्क से भारत को अनेक क्षेत्रों में अत्यधिक लाभ हुआ। ब्रिटिश उपयोगितावादी विचारक बेंथम तथा दास प्रथा के विरोधियों, जनता में शिक्षा के प्रचार के समर्थक लॉर्ड ब्राउंगम ने से उनका निकट संपर्क हुआ। राजा राम मोहन राय के धार्मिक और सामाजिक विचार मूलतः भारतीय उपनिषदों के एकेश्वरवाद और सत्ता के अद्वैतवाद से प्रेरित है। ईसाईयत और इस्लाम के अनेक विचारों ने उन्हें आकर्षित तो किया, किंतु वे अपने सामाजिक
धार्मिक और राजनीतिक चिंतन के मूल आधार के रूप में उन्होंने भारतीय अद्वैतवाद को ही अपनाया। अब हम चर्चा करते हैं राजाराम मोहन राय के प्रमुख राजनीतिक विचार, और इनमें है पहला है व्यक्तिगत व राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राजाराम मोहन राय ने व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की पवित्रता का समर्थन किया। वे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति धारण करने के अधिकारों को व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों के रूप में स्वीकार करते थे। यद्यपि प्राकृतिक अधिकारों के संबंध में उनका दृष्टिकोण लॉक, ग्रोशियस तथा टॉमस पेन से समानता रखता है, तथापि उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की धारणा को पश्चिमी व्यक्तिवादी विचारकों के समतुल्य नहीं माना जा सकता। वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानव अधिकारों को भारतीय सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप ढालना चाहते थे। इस दृष्टि से राज्य की हस्तक्षेपवादी धारणा से पूर्णतः असहमत थे। उनका दृढ़ मत था कि राज्य को व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक और नैतिक उत्थान के लिए सक्रिय प्रयत्न करना चाहिए। विशेषतः भारतीय सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त कुरीतियों, अन्यायपर परंपराओं और अंधविश्वासों को देखते हुए उन्होंने राज्य द्वारा समाज सुधार, शैक्षणिक उन्नति आदि के लिए विधि निर्माण पर बल दिया। यह कहा जा सकता है कि राजाराम मोहन राय व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं में सामान्यतः राजकीय हस्तक्षेप को उचित नहीं मानते थे, तथापि वे व्यक्ति के अधिकारों को समाज सापेक्ष मानकर राज्य को व्यक्ति के अधिकारों का सामाजिक उद्देश्य से नियमन करने की शक्ति प्रदान करना चाहते थे। राज्य के प्रति राम मोहन राय का दृष्टिकोण न तो समष्टिवादी था और न ही हस्तक्षेपवादी था। वे राज्य को व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए एक अनिवार्य साधन के रूप में स्वीकार करते थे। इस कारण जहां उन्होंने राज्य से ये अपेक्षा की कि वह व्यक्ति को उसकी मूलभूत स्वतंत्रताओं से वंचित नहीं करे, वहीं उन्होंने यह भी राज्य का दायित्व माना है कि वह उन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशाओं को निर्मित करने के लिए प्रयत्न करे जिनमें मूलभूत मानवीय समानता व सामाजिक और आर्थिक न्याय जैसा आदर्श सामाजिक जीवन का आधार बन सके। राय राष्ट्रों की स्वतंत्रता के भी महान समर्थक थे, किंतु यह सत्य है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में राय के विचारों में जो स्पष्ट आग्रह व्यक्त हुआ है वह राष्ट्रों की स्वतंत्रता के संबंध में उनके दृष्टिकोण में उपलब्ध नहीं होता। यूनान और नेपल्स की स्वतंत्रता की आकांक्षा के प्रति उनका स्पष्ट समर्थन था। जब 1820 में नेपल्स में स्वेच्छाचारी शासक पुनः स्थापित हो गए तो उन्हें गंभीर क्षोभ हुआ। इसी प्रकार फ्रांस की 1830 की राज्य क्रांति से उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। चार्ल्स दशम के शासनकाल के उन्मूलन से वे बहुत संतुष्ट हुए। कलकत्ता जनरल नामक पत्रिका के संपादक जे.एस. बकिंघम को एक पत्र लिखकर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि एक समय ऐसा आएगा जब यूरोपीय राज्य तथा एशियाई महाद्वीप के निवासी निश्चित रूप से स्वतंत्रता अर्जित कर लेंगे। अब प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के विचार का समर्थन करने व उसके लिए सक्रिय प्रयास करने वाले व्यक्तियों में राम मोहन राय सर्वप्रथम थे। 1823 में राम मोहन राय ने द्वारकानाथ ठाकुर, हरचंद घोष, गौरीशंकर बनर्जी, प्रसन्न कुमार टैगोर तथा चंद्र कुमार टैगोर के साथ मिलकर प्रेस की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च न्यायालय की याचिका भेजी। यह याचिका अस्वीकृत हो गई तथा इसके विरुद्ध ब्रिटिश सम्राट के समक्ष अपील की गई। उन्होंने सम्राट से आग्रह किया कि वे प्रेस की स्वतंत्रता से इस कारण आशंकित न हो कि इससे भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति विरोध का भाव विकसित होने में सहायता मिलेगी। उनका मत था कि प्रेस की स्वतंत्रता ने विश्व के किसी भी भाग में क्रांति को कभी जन्म नहीं दिया।
क्रांतियाँ वहीं हुई हैं जहाँ निरंकुश शासन ने जनता को अज्ञान के अंधेरे में रखा हुआ है। उनका मत था कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता से जनता को शासन के विरुद्ध होने वाली शिकायतों को व्यक्त करने का अवसर मिलेगा और स्थानीय अधिकारियों के व्यवहार से उत्पन्न होने वाली शिकायतों को सर्वोच्च सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करके उनका निराकरण किया जाएगा। अतः इस कारण प्रेस जनता के असंतोष की समाप्ति तथा इस प्रकार शासन के समर्थन का आधार बन जाएगी। इसके विपरीत यदि प्रेस को स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी तो स्थानीय शासकों के व्यवहार के विरुद्ध जनता की आवाज़ व्यक्त नहीं हो सकेगी तथा शासन के विरुद्ध जनता में असंतोष पनपता रहेगा और यह असंतोष अंततः क्रांति में परिणत हो सकता है। इस प्रकार उनकी मान्यता थी कि प्रेस की स्वतंत्रता नहीं अपितु प्रेस की स्वतंत्रता पर लगाए हुए प्रतिबंध क्रांतियों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति राय का आग्रह समाचार पत्रों की शक्ति के दायित्वहीन उपयोग का समर्थन नहीं था। वे जहां शासन द्वारा प्रेस पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों के विरुद्ध थे, वहीं समाचार पत्रों से ये अपेक्षा भी करते थे कि सरकार पर अनावश्यक दबाव उत्पन्न करने या जनता को सरकार के विरुद्ध भड़काने के उपकरण के रूप में कार्य नहीं करे, अपितु ऐसे निष्पक्ष मार्ग निर्देशक का कार्य करे जिससे कि वह सरकार को जनमत के प्रति सजग रखने तथा समाज में जागृति उत्पन्न करने का माध्यम बन सके। अब अगला पॉइंट, न्यायिक सुधार। राजाराम मोहन राय भारत में न्यायिक व्यवस्था में सुधारों के प्रति सजग थे। वे न्यायिक व्यवस्था को ऐसा स्वरूप प्रदान करना चाहते थे कि आम जनता को सुविधापूर्वक तथा शीघ्र न्याय मिल सके। वे न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण के समर्थक थे। न्यायिक व्यवस्था को भारत की जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने के लिए उन्होंने उचित माना कि विधि संहिता का निर्माण भारतीय सामाजिक और आर्थिक संदर्भों को ध्यान में रखकर किया जाए। जब 1833 में ब्रिटिश संसद चार्टर अधिनियम पर विचार कर रही थी, तब वे हाउस ऑफ कॉमन्स की प्रवर समिति के सामने उपस्थित हुई तथा भारत में न्यायिक व्यवस्था के सुधार की आवश्यकताओं को प्रतिपादित किया। भारत में न्यायिक सुधारों के प्रति उनके दृष्टिकोण के दो महत्वपूर्ण पक्ष थे। पहला, वे न्यायालयों में जूरी प्रणाली प्रारंभ किए जाने के पक्ष में थे। उनका मत था कि भारत में न्याय की पंचायती प्रणाली जूरी प्रथा से समानता रखती है। उनका सुझाव था कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों तथा अपने कार्यों से अवकाश प्राप्त कर चुके वकीलों व समाज के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को जूरी का सदस्य बनाया जा सकता है। 1827 में जूरी अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम ने जूरी प्रथा को तो लागू किया, किंतु इससे न्यायिक क्षेत्र में जातिगत आधार पर भेदभाव उत्पन्न कर दिया। यह व्यवस्था की गई कि जब किसी ईसाई पर मुकदमा चलाया जा रहा हो तो हिंदू और मुसलमान जूरी में नहीं बैठ सकते थे। राजा राम मोहन राय इस प्रावधान से बहुत क्षुब्ध हुए। उन्होंने इस प्रावधान के विरुद्ध ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किए जाने के लिए की याचिका तैयार करवाने में सक्रिय योगदान दिया तथा साथ ही क्रॉफर्ड को एक पत्र लिखकर इस प्रावधान के विरुद्ध गंभीर रोष व्यक्त किया। उनका मत था कि न्याय के क्षेत्र में हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों के मध्य भेद किया जाना किसी भी प्रकार सिद्धांत सम्मत और उचित नहीं था। दूसरा था, राय के अनुसार भारत में जनता को न्याय की प्राप्ति के मार्ग में यह प्रमुख बाधा थी कि न्यायिक अधिकारी और जनता के मध्य सुविधापूर्वक संवाद करने के लिए कोई एक भाषा नहीं थी। वे जनता द्वारा न्याय प्राप्त करने की दृष्टि से इसे उचित मानते थे कि न्यायिक कार्य ऐसी भाषा में किया जाए जिसे न्यायिक अधिकारी और जनता दोनों ही बोल और समझ सके।
उन्होंने इस ओर भी ध्यान भी दिया कि भारत में ऐसे समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का भी अभाव था जिनमें न्यायालयों के निर्णय प्रकाशित किए जाएं। इस कारण जनता तथा वकील विशिष्ट प्रश्नों पर न्यायालयों द्वारा पहले व्यक्त किए गए दृष्टिकोणों से अपरिचित रहते थे और वे न्यायिक निर्णयों के लाभों को भविष्य में होने वाले मुकदमों में उठा पाने में पूरी तरह समर्थ नहीं हो पाते थे। अब अगला, प्रशासन व राजस्व प्रणाली। राजा राम मोहन राय ने भारत में प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता प्रतिपादित की। उन्होंने प्रशासनिक पदों में भारतवासियों की अधिक भागीदारी का समर्थन किया। उनकी यह भी मान्यता थी कि उत्तरदायित्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर परिपक्व बुद्धि वाले व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण से उन्होंने सेवाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम 22 वर्ष की आयु निर्धारित किया जाना उचित माना। उन्होंने राजस्व व्यवस्था के स्वरूप को परिवर्तित करने पर बल दिया। उनका सुझाव था कि भारत में निर्धन कृषकों की स्थिति सुधारने के लिए जमींदारों और सरकार को लगान दर कम कर देनी चाहिए। उन्होंने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन का आग्रह तो नहीं किया, किंतु सरकार से अपेक्षा की कि लगान की दर में परिवर्तन का अधिकार जमींदारों को प्रदान नहीं किया जाए। उन्होंने भारत में स्थायी भू प्रबंध की आवश्यकता पर बल दिया और निर्धन जनता को करों में राहत देने के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार विलासिता की सामग्री पर अधिक दर में कर लगाए। राजस्व व्यवस्था को सुव्यवस्थित और सुदृढ़ बनाने का आग्रह करते हुए उन्होंने मत व्यक्त किया कि राजस्व विभाग पर किए जाने वाले रखरखाव के व्यय में कमी की जाए तथा जिले में राजस्व वसूली के प्रमुख अधिकारी कलेक्टर के पद पर भारतीयों की नियुक्ति की जाए। अब है मानवतावाद और विश्व बंधुत्व। राजा राम मोहन राय के विचारों में विश्व बंधुत्व और उदार मानवतावाद का उत्कट आग्रह व्यक्त हुआ। उनके विचारों में संकीर्णता के लिए कोई स्थान नहीं था। वे मनुष्य के व्यक्तित्व और आत्मा पर लगाए जाने वाले परंपरागत प्रतिबंधों की समाप्ति के लिए प्रयत्नशील थे। उन्होंने ईश्वर के नैतिक व्यक्तित्व की धारणा के आधार पर मानव मात्र के प्रति प्रेम के नैतिक आदर्श की स्थापना की। वे सहिष्णु, प्रेम, सहानुभूति और बुद्धि पर आधारित समाज के निर्माण के पक्षधर थे। राय के चिंतन में समन्वयवादी और उदार पक्षों की प्रशंसा करते हुए विपिन चंद्र पाल ने कहा है कि समष्टि व व्यक्ति, ईश्वर व मनुष्य, मानवता व राष्ट्रीयता, समुदायवाद और व्यक्तिवाद के मध्य अनिवार्य तादात्म्य में राम मोहन राय के चिंतन का केंद्रीय तत्व। धन्यवाद।